एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, आज हम पढ़ते हैं अपना नया टॉपिक दैट इज़ द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France। 1774 में जो लुईस 16 था वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था और 1774 में वो राजगद्दी पर बैठा, उसने फ्रांस की राजगद्दी संभाली। ठीक है, असेंडेड द थ्रोन का मतलब है राजगद्दी पर बैठा। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड, वो 20 साल का था। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस, और उसने शादी की ऑस्ट्रेलियन की प्रिंसेस से, दैट इज़ मैरी एंटोनेट। ठीक है, उसका नाम था मैरी एंटोनेट। अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड द एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो राज्यरोहण हो रहा था उसका, मतलब जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि उसका राजकोष है वो बिल्कुल खाली है, उसका खजाना है जो बिल्कुल खाली है। ठीक है, किसने? लुईस 16 ने। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, क्योंकि बहुत सालों से फ्रांस जो था वो युद्ध में इन्वॉल्व था और खाली हो गया था। ड्रेन का मतलब यहाँ खाली हो गया था उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारे फ्रांस के। ठीक है, एट दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलिस। एक तो वो युद्ध में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इसलिए उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हो गए थे। दूसरा उसमें ऐड कर सकते हैं हम कि उसका जो बहुत बड़ा जो महल था वर्सलिस, वहाँ पर वो फिजूल खर्ची करते थे उसको मेंटेन करने के लिए। वो फिजूल खर्चे भी बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए उनका पैसा ज़्यादा लगता था। ठीक है, एक्स्ट्रा वैकेंट का मतलब है फिजूल खर्ची। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। फ्रांस की दुश्मनी थी ब्रिटेन के साथ, तो लुईस 16 के शासनकाल में लुईस 16 ने मतलब फ्रांस ने हेल्प की थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। किससे? ब्रिटेन से। ठीक है, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवरे टू अ डेप्थ दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरे। पहले ही इन वॉर के चक्कर में उसके पास फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिवरे का कर्जा था, लेकिन अब वो बढ़ के 2 मिलियन लिवरे हो गया है। एक तो बहुत टाइम से फ्रांस जो है वो युद्ध में इन्वॉल्व था, दूसरा उसने अपने पैलेस में फालतू की फिजूल खर्ची की हुई थी उसको मेंटेन करने के लिए। तीसरा हमारा क्या रीज़न हो सकता है कि 13 अमेरिकन जो कॉलोनीज़ है उसने आज़ादी दिलाई थी ब्रिटेन से। तो ये 3 रीज़न के कारण उसका फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थे वो कम हो गए थे और उस पर कर्जा हो गया था। कितना हो गया था? 2 बिलियन लिवरे हो गया था। ठीक है, अब लिवरे क्या है ये नीचे हमें बॉक्स में दिया हुआ है कि लिवरे इज़ यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस। ठीक है, और ये 1794 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। The lenders who gave the state credit now begin to charge 10% interest on loan। जिन भी lenders ने ये उधार दिया हुआ था फ्रांस को, वो अब चार्ज करने लग गए थे 10% इंटरेस्ट, मतलब 10% ब्याज वो लेना उन्होंने शुरू कर दिया था कि हम 10% ब्याज लेंगे अब। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिज्ड to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। तो फ्रेंच जो गवर्नमेंट थी, जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत मजबूर हो गई। उसने क्या किया फिर? वो अपने बजट्स में ही जो 10% इंटरेस्ट है वो अपने बजट में से निकाल के पेमेंट करती थी इस लोन की। ठीक है, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस such as cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। भाई अब उसने क्या किया? उसको पहले तो उसने अपने बजट में से ही 10% देना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। फिर रेगुलर एक्सपेंसेस, रेगुलर खर्चे के लिए, अपना आर्मी को मेंटेन करने के लिए, अपना कोर्ट चलाने के लिए और गवर्नमेंट ऑफिस चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए उसने क्या किया? फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया, मतलब जनता से ही लेना शुरू कर दिया टैक्सेस को इंक्रीज़ करके। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, मतलब ये जो काम किया था उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट ने कि टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए थे, ये भी काफ़ी नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। फिर फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी में उसको डिवाइड कर दिया गया 3 स्टेट्स में। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्सेस, और जो 3rd स्टेट थी वही टैक्सेस पे करती थी। जैसे हिंदू सोसाइटी में वर्णों के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया था कि ब्राह्मण होते हैं, फिर शूद्र होते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग फ्रेंच सोसाइटी को भी डिवाइड कर दिया गया था 3 स्टेट में। वो देख लेते हैं कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं। ओके, फर्स्ट स्टेट है हमारी क्लर्गी,
सेकेंड स्टेट है नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में आते हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एट्सेट्रा, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। जो जैसे हिंदूज़ में ब्राह्मण्स को सबसे अच्छा माना जाता है, तो वैसे ही फ्रेंच सोसाइटी में फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी माने जाते थे। क्लर्गी कौन होते हैं? द ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, मतलब जो फादर्स वगैरह होते हैं जो चर्च के काम संभालते हैं, वो सब क्लर्गी में आते हैं। नोबैलिटी वाले रिच होते हैं, जिसमें मिनिस्टर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, ठीक है, रिच पीपल। और इस थर्ड स्टेट में रिच लोग भी होते हैं और गरीब लोग भी होते हैं, दोनों होते हैं। क्लियर? और तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो टैक्सेस पे करते हैं वो थर्ड स्टेट वाले ही करते हैं। Okay, the Society of States was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. जो सोसाइटी थी जो स्टेट्स में डिवाइड की गई थी वो फेडरल सिस्टम का पार्ट थी। फेडरल सिस्टम क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम लैंड वाज ग्रांटेड द पीपल फॉर सर्विसेज, मतलब लैंड जिनको दिए जाते हैं काम करने के लिए, वो उस सिस्टम का पार्ट थी। ठीक है। टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। भाई फ्रांस के जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस हैं वो 1789 से पहले उनको एक टर्म दी गई थी जिसके नाम से जाना जाता है ओल्ड रिजाइम। मतलब अगर ओल्ड रिजाइम में आपको आता है तो आपको बताना है भाई ये वो टर्म है जो डिस्क्राइब करती है सोसाइटी को और इंस्टीट्यूशंस को जो 1789 से पहले थे। क्लियर है? फिगर 2 शोज़ हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। फिगर 2 हमें बताती है कि कैसे जो हमारी स्टेट्स हैं फ्रेंच सोसाइटी की वो कैसे ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो टोटल पॉपुलेशन के 90% थे टोटल। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड एंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन कुछ ही लोगों के पास, उनमें से उन पीजेंट्स में से सिर्फ कुछ ही लोगों के पास लैंड था और वो अपना कल्टिवेट करते थे। About 60% of the land was owned by nobles, church and other richer members of the third state। और जो 60% जो लैंड था, टोटल लैंड का जो 60% था वो नोबल्स के पास था, चर्च वालों के पास था, और जो थर्ड स्टेट में रिच लोग हैं उनके पास था। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, जो फर्स्ट टू स्टेट्स कौन सी थी? क्लर्गी एंड नोबेलिटी। जो मेंबर है उसके दैट इज़ द क्लर्गी एंड द नोबेलिटी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। भाई जो मेंबर्स थे फर्स्ट टू स्टेजेस के, जो कौन कौन थे? वो क्लर्गी और नोबेलिटी, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, कुछ अधिकार मिले हुए थे जन्म से ही। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जिम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था प्रिविलेज उनके पास, क्या अधिकार था? एग्जिम्पशन, मतलब उन्हें छूट मिली हुई थी कि उनको टैक्स देना ही नहीं है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वालों को टैक्स देना ही नहीं है। टैक्स कौन देगा? थर्ड स्टेट वाले। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फिडुअल प्रिविलेजेस। और नोबल्स को उसके बाद भी बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारे अधिकार मिले हैं जिसको वो इंजॉय करते हैं। दीज इंक्लूडेड फिडुअल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। भाई नोबल्स को कुछ प्रिविलेजेस और एक्स्ट्रा मिले हुए थे, तो उसमें क्या क्या आते हैं कि वो पीजेंट से भी टैक्सेस कलेक्ट कर सकते थे, ड्यूज कलेक्ट कर सकते थे। कौन? नोबल्स। ठीक है। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। पीजेंट जो थे वो मजबूर थे अपने स्वामी, जो जिनके अंडर वो काम करते थे, अपने लॉर्ड को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। क्या क्या काम करते थे? टू वर्क इन हिज हाउसेज, उनके घरों में काम करते थे, उनके खेतों में, फील्ड्स में काम करते थे। टू सर्व इन द आर्मी, आर्मी में सर्व करते थे अपने आप को। इन आर्मी जब मतलब ज़रूरत पड़ती है सोल्जर्स की तो आर्मी में भी भर्ती हो जाते थे। और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और रोड्स वगैरह बनाने में भी पार्टिसिपेट करते थे। क्लियर है? तो पीजेंट्स ये काम करते थे। तो मेनली हमने इसमें क्या पढ़ा था? पीजेंट जो है वो 90% है पॉपुलेशन के, और कुछ के पास लैंड है जो कल्टिवेट करते हैं। 60% लैंड जो है नोबल्स, चर्च और रिचर मेंबर्स के पास है। ठीक है। फर्स्ट टू स्टेट्स जो है क्लर्गी और नोबेलिटी, उनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज क्या है? कि टैक्स पेमेंट नहीं करनी। नोबल्स को थोड़े और प्रिविलेज मिले हुए हैं कि वो पीजेंट से ले सकते हैं ड्यूज जो भी बचे हैं, उनकी उधार जो भी बची हुई है। और पीजेंट्स मजबूर थे अपने लोड को स्वामी को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे कुछ काम करके। क्लियर है? आगे देखते हैं। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड हिज शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ फ्रॉम द पीजेंट। चर्च जो था वो भी अब टैक्सेस में से अपना शेयर लेता था, उसको जो शेयर वो टैक्सेस में से लेता था उसको बोलते हैं टाइड। ठीक है। फ्रॉम द पीजेंट्स। और वो कौन किससे लेता था? पीजेंट से लेता था। अब टाइड हमें दे रखा है, साइड में बॉक्स है। अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वो टैक्स जो चर्च लेता था उसके अंदर क्या शामिल था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ होगा उसका 1/10 पार्ट
टाइथ के रूप में, टैक्स के रूप में चर्च लेता था। किससे लेता था? पीजेंट से। ठीक है। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और सारे टैक्सेस जो होते थे वो कौन देता था? थर्ड स्टेट वाले मेंबर्स। ठीक है। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसमें एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसको बोलते हैं टाइल। अ नंबर ऑफ एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो टाइल होता है। टाइल क्या होता है? टाइल, ये जो टाइल टैक्स है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस which were levied on articles of everyday consumptions like salt और tobacco। मतलब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम खरीदते हैं, सॉल्ट, नमक और तंबाकू वगैरह, उन सब पे भी लगते हैं। ठीक है। एक डायरेक्ट टैक्स है जिसको टाइल बोलते हैं, और डायरेक्ट फ्रेंच गवर्नमेंट के पास जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ये वो टैक्सेस हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ों पर लगते हैं। क्लियर? द बर्डन ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। जो ये बर्डन था, जो ये बोझ था फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का स्टेट के ऊपर, ये टैक्सेस के थ्रू कम हो रहा था, और ये टैक्सेस कौन पे कर रहा था? थर्ड स्टेट के लोग। क्लियर है? आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।